नमस्कार। उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको व्याकरण से संबंधित कुछ जानकारी देंगे, विशेष जानकारी होगी, अतः आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, कहीं कोई जानकारी रह न जाए। बहुत ही विशेष है, महत्वपूर्ण है, आपके काम की है। साथ ही ये भी कहना चाहूंगी कि व्याकरण से संबंधित किसी भी विषय पर आपको कोई जानकारी चाहिए या फिर हिंदी साहित्य से संबंधित कोई जानकारी चाहिए किसी विषय पर, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। मैं आपको उसी विषय से संबंधित जानकारी उपलब्ध करवा दूंगी। और देखिए, ये भी कहना चाहूंगी मैं आपसे, निवेदन है कि आप यदि वास्तव में आपको ये वीडियो अच्छी लगे या फिर जो पहले वीडियो मैं बना चुकी हूँ उनको भी आप शायद चैनल के प्लेलिस्ट से देखते होंगे, वो अच्छी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी करें, और यदि अच्छा न लगे तो भी बताएं, डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन अपनी राय अवश्य दें ताकि मेरा उत्साह वर्धन हो और मैं आपके लिए और अच्छे विषय पर अच्छी जानकारी आपको उपलब्ध करवा सकूं। चलिए आज शुरू करते हैं आज के विषय। आज हम आपको बताते हैं र के रूप। र के रूप, देखिए कितने रूप होते हैं र के? 3 रूप होते हैं। 3 तरह से हम र को लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो र का पहला रूप है वो क्या कहलाता है? रेफ रूप कहलाता है। क्या कहलाता है? रेफ रूप कहलाता है। ये कैसे लिखा जाता है, क्या है इसकी पहचान, किस तरह इसका उच्चारण होगा? ये अंग्रेजी के सी की तरह लिखा जाएगा, और जिस भी शब्द के ऊपर लगेगा उससे पहले इसका उच्चारण होता है, ठीक है। जैसे मैंने एक शब्द लिखा कर्म, देखिए यहाँ ये मैं के ऊपर लगा है, सी की तरह लगा है। अब इसका उच्चारण कैसे होगा, कहाँ लिखा जाएगा? इस मैं के ऊपर लगा है तो मैं से पहले लिखा जाएगा, और ये स्वर रहित होगा, यानी कि इसमें स्वर नहीं मिला हुआ है। देखिए क र मैं। लेकिन जब हमारा स्वर रहित र होता है, वो उसको हम शब्द के बीच में नहीं लिखते। क्या करते हैं? इसको शब्द वर्ण के अक्षर के ऊपर लगाते हैं, शिरोरेखा से ऊपर लगाते हैं, और वर्ण से पहले इसका उच्चारण होता है। यहाँ देखिए, मैंने मैं के ऊपर लगाया, वर्ण के ऊपर लगाया है, और इसका उच्चारण कहाँ हुआ? मैं से पहले बोला जाएगा, स्वर रहित होता है ये। और कैसे बोला जाएगा? कर्म, शर्म, धर्म, ठीक है। ये कुछ शब्द है रेफ रूप के। अब दूसरा रूप है पदेन रूप। क्या है? पदेन। दूसरे रूप को क्या कहते हैं? पदेन, यानी कि पैर में। ये कहाँ लगता है? पैर में। किसके पैर में? वर्ण के पैर में। और जिस वर्ण के पैर में लगता है वो वर्ण क्या होता है? स्वर रहित होता है, उसमें स्वर नहीं लगा हुआ होता। और र क्या होता है? स्वर सहित होता है, पूर्ण होता है रे अपने आप में, उसमें ए मिला हुआ होता है, स्वर मिला हुआ होता है। अब देखिए यही लिखते हैं, जैसे ये कर्म है और ये लिखते हैं क्रम। इसको क्या बोलेंगे? क्रम बोलेंगे। देखो बोलने में फर्क है, मैं बोल रही हूँ कर्म, कर्म, ये कर्म, क्रम। इस कर्म का मतलब होता है कार्य, काम, और इस कर्म का मतलब श्रृंखला, क्रम से, ठीक है। तो यहाँ ये कैसे है? कै इसमें कैसा है? हलंत के साथ, यानी कि स्वर रहित है। र इसमें पूरा है, और मैं, ठीक है। इसकी पहचान ये है कि जिस वर्ण के पैर में लगता है उसके बाद बोला जाता है। रेफ रूप में र पहले था वर्ण के, और इसमें क्या है? वर्ण के बाद बोला जाएगा। जिसके पैर में लगेगा वो क्या होगा? आधा होगा, स्वर रहित होगा, ठीक है। जैसे प्रकाश, ठीक है, प्रबंध, ये र का क्या है? पदेन रूप। एक पदेन रूप और होता है, उसको लिखते हैं अंग्रेजी के उल्टे वी की तरह, ठीक है। ये कहाँ लगता है? जो गोल वर्ण है, गोलाई वाले वर्ण है, गोलाई लिए हुए वर्ण है, जैसे कि ट है। यहाँ पे देखो ये क्या है? गोलाई है, यहाँ भी गोलाई है। इन वर्ण के नीचे और साथ में ये ड है कि कैसे लगेगा इसको बाद में बताऊंगी, लेकिन ट और ड को देखिए आप पहले। ट और जो ड है ये क्या है? गोलाई वाले हैं,
उनके नीचे कैसे लगेगा, जैसे कि हमने लिखा राष्ट्र, ठीक है, तो यहाँ ये इस तरह लगेगा, गोल वर्ण है जो गोलाई लिए हुए हैं उनके नीचे क्या लगेगा, इस तरह लगेगा, जैसे ड्रम, ठीक है। अब हमारा जो है इस है के नीचे जो रे लगाते हैं, यहाँ भी जो रे है ना ये क्या है, स्वर सहित है, और यहाँ है के नीचे रे कैसे लगाएंगे, यहाँ पे इस तरह लगाएंगे है के, जैसे कि हरास। एक द है, द भी क्या है, कुछ गोलाई लिए हुए है, लेकिन इस द के नीचे हम गोलाई वाला होते हुए भी द के ऐसे नहीं लगाते, क्योंकि इसके साथ ये सिरोरेखा अपने आप में लगी हुई है, इसलिए इसके साथ ऐसे लगाते, टेढ़ी पाई लगाते हैं, ठीक है, जैसे कि दरिद्र, जैसे दरिद्र, ठीक है। तो ये क्या थे, रे के रूप थे, रेफ रूप, पदेन रूप, पदेन में दो है, रेफ में ये हमारा अंग्रेजी का उल्टा सी की तरह होता है, इसमें क्या होता है, रे, फिर से बता रही मैं आपको, रे क्या होता है, स्वर रहित होता है, जो बाकी जो पदेन रे है उसमें स्वर सहित रे होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, देखिए शब्द लिखते हैं हम, कोई भी शब्द लिखते हैं, उसके एक बिंदी यहाँ पे लगती है, एक यहाँ पे लगती है, एक यहाँ पे लगती है, इस बिंदी को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हमें ये देखना है। तो यहाँ पे बिंदी लगेगी किसी भी शब्द के, उसको क्या बोलेंगे, नुक्ता बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नुक्ता। और जो यहाँ पे जो नीचे लगती है उसको क्या बोलते हैं, ताड़नजात, क्या बोलते हैं, ताड़नजात। ताड़नजात को और क्या बोलते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, या फिर इनको द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, द्विगुण व्यंजन। उत्क्षिप्त का अर्थ होता है फेंका हुआ, और ये उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं अभी बताती हूँ। अब पहले इसको देखते हैं, जो यहाँ पे बिंदी लगती है उसको क्या बोलते हैं, पंचमाक्षर, क्या बोलते हैं, पंचमाक्षर। तीनों का पता चल गया, ये क्या है, नुक्ता है, ये क्या है, ताड़नजात या उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन, और ये पंचमाक्षर। अब देखिए नुक्ता क्या होता है, नुक्ता अरबी फारसी के जो शब्द होते हैं उनके नीचे जो बिंदी लगती है उसको नुक्ता बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नुक्ता। और नुक्ता हिंदी के शब्दों के नीचे लगने से उसमें अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। अरबी फारसी के शब्दों को हिंदी में लिखने के लिए बिंदी लगाना क्या कहलाता है, नुक्ता कहलाता है। अब देखिए मैं आपके सामने शब्द लिखती हूँ, जैसे जरा, जरा लिखा, ये जरा बगैर बिंदी का है, और दूसरा जरा हमने बिंदी वाला लिखा, कहाँ पे लगा दी, यहाँ पे लगा दी, जरा जरा। अब दोनों जरा का अर्थ अलग है। इस जरा का मतलब क्या होता है, ये हिंदी का शब्द है, क्या बोलेंगे, जरा का मतलब क्या होता है, बुढ़ापा, बुढ़ापा। और इस जरा का मतलब होता है कम, यानी कि थोड़ा सा। जरा, बुढ़ापा और नुक्ता लगा दिया, अर्थ परिवर्तन हो गया जरा। देखिए हम बोलते हैं ना जरा सा, यानी कि थोड़ा सा। और जिस शब्द के नीचे नुक्ता लगता है उसको बोलते हैं, तो जो हमारी जीवा है, जीभ है, वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ गुंडी खा जाती है, जरा सा। अब बोलेंगे तो क्या होगा, जीवा है, जीभ है, वो थोड़ी सी गुंडी खा गई है, तो ये क्या होगा, अर्थ परिवर्तन। एक शब्द और लिखती हूँ, जैसे खुदा, खुदा और खुदा, यहाँ मैंने बिंदी लगा दी है। देखिए दोनों शब्द एक जैसे हैं, लेकिन बिंदी लगा दिया और परिवर्तन हो गए। इस खुदा का मतलब क्या हुआ, खोदने से संबंधित है, खोदना, ठीक है। और इस खुदा का मतलब क्या है, भगवान है, क्या, भगवान। अर्थ परिवर्तन हो गया, ठीक है। तो समझ में आ गया। अरबी फारसी के शब्दों को हिंदी में व्यक्त करने के लिए जो बिंदी लगाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, नुक्ता बोलते हैं, ठीक है। और विशेषकर ध्यान दीजिए, विशेषकर
क, ख, ग, ज और फ, इन वर्णों के नीचे ये बिंदी लगती है। विशेषकर नोट कर लीजिए, इन वर्णों के नीचे ये क्या लगती है, बिंदी लगती है, जिसे नुक्ता बोलते हैं। उम्मीद करती हूँ नुक्ता आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात आती है ताड़नजात या द्विगुण व्यंजन या फिर उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होता है, इसको देखते हैं। देखिए हिंदी में दो वर्ण हैं जिनको उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन कहते हैं। वो कौन से हैं, ये ड है और ये ढ है, जिनके नीचे बिंदी लगी। ये क्या है, उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन, चाहे उत्क्षिप्त कह लो या द्विगुण व्यंजन कह लो। उत्क्षिप्त का अर्थ होता है फेंका हुआ। ढ बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि जीवा झटके से उनको फेंक रही है, ठीक है, और इन्हीं को ताड़नजात भी कहते हैं। अब देखिए इनकी पहचान क्या है। एक पहचान ये है कि केवल हिंदी के वर्ण हैं। एक शब्द होता है तत्सम, क्या होता है, तत्सम, और दूसरा होता है तद्भव। तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से जो के जो हिंदी में लिए गए, यानी कि संस्कृत के शब्द, और तद्भव्य शब्द होते हैं जो संस्कृत से परिवर्तित होके, बदलाव होके हिंदी में आए हैं, हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। तो जो ड और ढ है, जो द्विगुण व्यंजन हैं, इनको केवल हिंदी में प्रयोग करते हैं, यानी कि तद्भव शब्द होते हैं, संस्कृत में इनका प्रयोग नहीं होता। पहली पहचान ये है। दूसरी ये है कि ये इनका प्रयोग विशेषकर हिंदी की जो क्रियाएं होती हैं उनमें प्रयोग होता है, जैसे कि चढ़ना, ठीक है, पढ़ना, तो वहां इनका प्रयोग होगा। तीसरी पहचान ये है, पहले क्या हो गई, इनका प्रयोग तद्भव में होगा, दूसरी क्या है, क्रियाओं में होगा। किसकी, हिंदी की क्रियाओं में। और तीसरी पहचान क्या है कि इनका प्रयोग शब्द के प्रारंभ में नहीं होगा, बाद में कहीं भी हो सकता है। शब्द के यहां लिख देती हूं, शब्द के प्रारंभ में नहीं होता, बाद में कहीं भी हो सकता है। कहीं भी बाद में कहीं भी हो सकता है। अब जैसे मैं एक शब्द लिख रही हूं, पढ़ना, जैसे मैंने बताया था, अभी हमने बुढ़ापा लिखा था। देखिए यहाँ पे बीच में प्रयोग हुआ है, बिंदी लगी है, क्रियाएं हैं, ये क्रिया है, ये क्या है, बहुवाचक संज्ञा है, ठीक है। मैंने कहा था विशेष कर क्रियाओं, ये नहीं कहा था कि केवल क्रियाओं में लगता है, ज्यादातर क्रियाएं होती हैं, लेकिन और भी शब्द हो सकते हैं, चाहे वो संख्या हो कहीं और हो। तो यहाँ पे बाद में आया है, शुरुआत में नहीं है, इसलिए क्या लगा, बिंदी लगी है, तो क्या है, द्विगुण व्यंजन है। अब मैंने एक शब्द लिखा निडर, इसके नहीं लगता, इसके नहीं लगा, क्यों नहीं लगा, क्योंकि जो निडर शब्द है ये क्या है, संस्कृत का शब्द है। यहां बीच में आया फिर भी नहीं लगा, क्यों, क्योंकि ये संस्कृत का शब्द है निडर, इसलिए नहीं लगा। मैंने कहा था कि केवल हिंदी में लगते हैं, और ये निडर क्या है, तत्सम शब्द है संस्कृत का, इसलिए यहाँ पे नहीं लगा। अब जैसे एक शब्द लिखती हूं डकार, यह शुरुआत में आया है इसलिए नहीं लगा, इसके नीचे बिंदी नहीं लगी है। अच्छा, इनको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं अड़ह, और इसको क्या बोलते हैं, अडह, ठीक है। क्या बोलेंगे, लिख दिया मैंने, अडह, अडह। उसके बाद बात आती है पंचमाक्षर क्या होता है। पंचमाक्षर, जो हमारे वर्ग हैं, कौन से वर्ग है, कितने हैं, 5 वर्ग है, कैसे, मैं तक। जो पहला वर्ग है, क्या क्या नाम उनके, कवर्ग है, कवर्ग,
फिर है च्वर्ग, उसके बाद क्या आता है, ट्वर्ग आता है, उसके बाद तवर्ग, और उसके बाद पवर्ग। यानी कि कै वाली लाइन, च वाली लाइन, ट वाली, त वाली, पै वाली। अब इसका पंचम वर्ण क्या है, अंग। इसका क्या है पंचम वर्ण, ये। इसका क्या है, ट्वर्ग का पंचम वर्ण क्या है, अण। और त्वर्ग का पंचम वर्ण क्या क्या है, न। वर्ग का क्या है, मैं। ये हमारे पंचम वर्ण है। ठीक है, इनको हम लिखते हैं तो ये बिंदी कहाँ लगती है, जैसे मैंने लिखा गंगा, ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां मैंने बिंदी लगाई है, तो ये कौन सा है, पंचम वर्ण के लिए प्रयोग हुआ। जैसे वाग्मय, तो यहाँ इस बिंदी को समझाने से हमारा मतलब था ये क्या है, पंचम अक्षर के लिए प्रयोग होती है, तो ये वाली बिंदी यहाँ पे लगती है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये नुक्ता, ताड़न जात, उच्छिष्ट व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, पंचमाक्षर समझ में आ गए होंगे अच्छे से। यदि नहीं आए तो आप बता सकते हैं, एक बार फिर से बता दूंगी। आज के लिए इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगले क्लास में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।